बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर नियाज़ है और आज हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी हम बात कर रहे हैं? हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो इसको बड़े सिंपल वे से अगर मैं बताऊं, चूँकि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू जो है वो वेरी करती हैं टाइम के साथ। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ओवर अ साइकिल दैट गिव अस आरएमएस वैल्यू, यानी एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू है वोल्टेज की और करंट की, उसे हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे अब द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट over a cycle is called its RMS value। सेकेंड डेफिनेशन इसकी हम लेंगे, इसके अपनी जो नाम है उसी के अंदर से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। नाम इसका है RMS वैल्यू। R स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट और M मीन वैल्यू, S मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी बाय टेकिंग द square root of mean square value of alternating voltage or current is called its RMS value. By taking the square root of mean square value of alternating voltage और करंट gives its RMS वैल्यू। तो इस तरीके से हम बेसिकली हम इसको मेजर करते हैं। अब इसमें दो चीज़ों का हमने जिक्र किया, एक स्क्वायर रूट का, इसको ज़हन में रखिएगा, एक हमने जिक्र किया यहाँ पर स्क्वायर रूट का। और स्क्वायर रूट किसका ले रहे हैं हम ले रहे हैं मीन स्क्वायर वैल्यू का। किसकी मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी है आपने? अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की। और इस चीज़ को अब हमने ग्राफ के साथ इस कंसेप्ट को मज़ीद समझना है। तो अब आप सबको पता है कि ग्राफिकली हम इसको पहले भी समझ चुके हैं। अब मैं इसको आरएमएस के कंसेप्ट को उसी ग्राफिकल तरीके से फर्दर कैसे समझाता हूँ आपको, इसको आपने फोकस करना है। तो अभी हम देखते हैं, जो पहले हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था तो वो सिंपल यही था कि जिसमें वोल्टेज की वेरिएशन हमने पढ़ी थी। इसको मैं थोड़ा सा ये वाई एक्सिस को बढ़ा देता हूँ। ये वाई एक्सिस पे हमने रखा है वोल्टेज को और यहाँ पर रखा हमने टाइम को। और हमें पता है कि वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करता है और ये साइनोसाइडल वेरिएशन है। तो ये वोल्टेज हमने शो कर दिया। अब इसमें ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास V0 की है, ये V0 की वैल्यू है। और ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर, ये है पॉजिटिव V0 और ये हमारे पास है नेगेटिव V0। और यहाँ पर साइकिल हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, इसमें दो साइकिल हैं, प्लस V0, इस साइकिल के अंदर V0 प्लस और V0 नेगेटिव। दोनों को अगर हम ऐड करें ओवर अ साइकिल तो ये दोनों मिलके आपस में एडअप होकर ज़ीरो हो जाते हैं। तो क्या हमें वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा, या क्या सिस्टम को कोई पावर डिलीवर नहीं हो रही, वोल्टेज और करंट का इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इसकी कैलकुलेशन में कुछ गलती कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यूज़ का, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी हम स्क्वायर लेंगे। पहले स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास V0 का स्क्वायर आ जाएगा, V0 स्क्वायर। और ग्राफिकली हम इसको कैसे शो करेंगे, तो ये देखें, आपको पता है कि जब आप पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर लेंगे वो भी V0 और वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव का जब आप स्क्वायर लेंगे वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज गिव अस अ पॉजिटिव वैल्यू। तो अब इसको हम ग्राफ के साथ शो करते हैं। तो देखें, आपने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये इसका
पॉजिटिव साइकिल आया, नेगेटिव के लिए भी हमारे पास जो साइकिल आ रहा है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका स्क्वायर वैल्यू आ गई और इसको हम शो करते हैं। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर। अब इस वी नॉट स्क्वायर का आप ले लें इसका मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू ले लें इसकी आप। तो इसकी जब आप एवरेज लेंगे तो हमारे पास एक मिड पॉइंट निकलेगा इसका, ये इसकी मीन वैल्यू है और ये इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब इसको लिखेंगे हम कैसे, इसको लिखेंगे हम 1/2 वी नॉट स्क्वायर, यानी ये कौन सी वैल्यू है, ये है मीन स्क्वायर वैल्यू। फिर देख लें इसको, ये हमारे पास वी नॉट है, हमने इसका स्क्वायर लिया, हमारे पास आ गया वी नॉट स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू ली तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया हाफ वी नॉट स्क्वायर यानी एवरेज वैल्यू। अब डेफिनेशन के ऊपर वापस आए आप। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि टेक स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट लेना आपने, मीन स्क्वायर वैल्यू का। यानी अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी आरएमएस वैल्यू। यानी हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, किसकी वैल्यू मेजर कर ली, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। और दो चीज़ें यहाँ पर आपने देखनी है कि यहाँ पर वेरिएशन जो आप देख रहे हैं वोल्टेज की, उसमें ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल भी इसका स्क्वायर लें, वी नॉट का पॉजिटिव साइकिल भी हमारे पास इसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। ये आपने अंडरस्टैंड करना है। और इस तरह हमें एक वैल्यू मिल जाती है जो कि ज़ीरो नहीं है और जो कि एक वैल्यू है, उसे बोलते हैं हम आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ पर हम बड़े सिंपल तरीके से डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट लेंगे, अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ वो है हाफ वी नॉट स्क्वायर। और हाफ वी नॉट स्क्वायर क्या है, ये है मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की। अब हमारे पास आरएमएस वैल्यू क्या आ गई, हमने स्क्वायर रूट लिया किसका, 1/2 वी नॉट स्क्वायर का। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसको देखें हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास वी नॉट ओवर √2 या 0.7 वी नॉट। तो रिलेशन हमारे पास बनी वी आर एम एस और पीक वैल्यू के दरमियान जो रिलेशन आती है वो आती है हमारे पास वी आर एम एस विच इज़ इक्वल टू 0.7 वी नॉट। ये आर एम एस और पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज के दरमियान रिलेशन आ गई। इसी तरीके से हम करंट के दरमियान भी रिलेशन लिख सकते हैं और वो हमारे पास आएगी आई आर एम एस विच विल बी इक्वल टू हाफ आई नॉट स्क्वायर और ये वैल्यू बन जाएगी आई आर एम एस दैट इज़ इक्वल टू आई नॉट ओवर √2 या हम इसको लिख देंगे 0.7 आई नॉट। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास करंट और वोल्टेज की निकल आई है। तो ये टोटल कंसेप्ट था आरएमएस वैल्यू का, जिसको हमने ग्राफिकली भी समझा है, थ्योरेटिकल भी हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये बेसिकली आरएमएस वैल्यू क्या है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को याद रखें, हम हमेशा मेजर करते हैं आरएमएस वैल्यू में। जी, तो हमारा टॉपिक है फेज़ ऑफ एसी। फेज़ ऑफ एसी, फेज़ मैंने फर्स्ट में बताया था कि जब भी कोई आपसे पूछे कि फ़ेज़ क्या है तो आपने एक सिंगल वर्ड में जो आंसर करना है उसको कि एंगल इज़ कॉल्ड फेज़। इसकी फर्स्ट ईयर के अंदर भी यही वजाहत थी और सेकंड ईयर के अंदर भी इसकी वजाहत सेम है। थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, उसको हम समझ लेंगे कि द एंगल थीटा दैट स्पेसिफाइज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट एट एनी इंस्टेंट इज़ कॉल्ड फेज़। ये फेज़ की डेफिनेशन अब इसको हम लिख लेते हैं कि द एंगल थीटा विच
specifies the alternating voltage or current at any instant, इसे बोलते हैं हम फेज। अब जैसे कि आपको पता है कि वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट क्या है, एट एनी इंस्टेंट, ये बड़ी दफ़ा हम बात कर चुके हैं। वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, या ये भी कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, एक ही बात है। तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। और ये पूरी वैल्यू जो है ये बेसिकली हमारे पास जो रिलेशन बनती है इसके अंदर वो ऐसे बनती है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब थीटा से ये सारी वैल्यू कैसे आती है, ये भी थोड़ा सा आप समझ लें कि हमें पता है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और थीटा किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉइल जो हमारी रोटेट करती है सर्कल में। और अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई ओवर टी। अब दोनों वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। तो ये इसलिए हम इस पूरी वैल्यू को हम कहते हैं ये क्या है, ये एंगल थीटा है। और ये बेसिकली क्या है, डेफिनेशन के मुताबिक हमने बताया आपको कि ये फेज़ है। अब इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि किसी भी सर्किट में जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी सोर्स क्या है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो सर्किट में बेसिकली हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इन दोनों का जो फेज़ है वो समटाइम्स हम देखेंगे कि इन फेज़ होता है, समटाइम्स हम देखेंगे कि आउट ऑफ फेज़ होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि इन फेज़ क्या है, फेज़ लीड क्या है और फेज़ लैग क्या है। सबसे पहले तो इन फेज़ की बात करेंगे। इन फेज़ क्या होता है, इन फेज़ तो ये है जैसे हमने शुरू में पढ़ा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट थ्रू अ रजिस्टर। हमने देखा कि दोनों साइन के साथ चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों की वैल्यूज़ सेम रहेंगी, साथ साथ ऑल्टरनेट करेंगी। यानी वो हमारे पास जो वेव फॉर्म बनेगी इन फेज़ की वो ऐसे बनेगी। ये वेरिएशन थी हमारे पास, ये ऑल्टरनेट करता है इसमें वोल्टेज, ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज की वैल्यू आप एंगल थीटा के साथ इसको चेंज करते हैं। अब इसके साथ साथ अब इसके एंगल्स भी लिख लें आप। एंगल्स इसका 0, यहाँ पर एंगल क्या आएगा π/2, यहाँ पर एंगल क्या आएगा पाई, यहाँ पर क्या एंगल आएगा इसका 3 π/2, और ये एंगल हमारे पास हो गया 2 पाई। अब सर्किट क्लोज हो तो फिर क्या होगा, फिर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा और वो भी इसी तरह साइन वेव की तरह होगा, साइनोसाइडल वेव उसकी होगी, यानी साइन के साथ उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। और वो वैल्यू भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कि वो भी वैल्यू सेम इसी तरह इसके साथ साथ चलेगी। तो ये देखें, ये वैल्यू जो मैंने डॉटेड बनाई है, अब ये वैल्यू जो है ये करंट की आई। इसके एंगल भी नीचे लिख लेते हैं, सेम है, 0 पे 0, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू और पाई पे फिर 0 और 3 π/2 के ऊपर माइनस वैल्यू हो गई इसकी और 2 पाई के ऊपर अगेन 0 हो गई। तो इसको बोलते हैं हम इन फेज़। तो ये हमारे पास स्टेटस क्या आ गया, इन फेज़ का। तो इन फेज़ के बाद फिर हम स्टडी करेंगे फेज़ लीड और फेज़ लैग को। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेज़ लीड को। तो हमारे पास अब टॉपिक आ गया है फेज़ लीड। अब इसमें हम एक वेव को रखेंगे स्टैंडर्ड वेव, वो वेव को हम नाम देंगे वेव 1 का। तो पहले हम बना देते हैं स्टैंडर्ड वेव। तो उसी तरीके से हम बनाएंगे इसको कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेव आ गई और ये है वेव 1। ये मैं मेंशन कर दूं कि ये हमारे पास है वेव 1, ये स्टैंडर्ड वेव है। अब इस वेव के साथ दूसरी वेव जो आएगी उसको हमने बताना है कि वो लीड कैसे करेगी। पहले हम इसके एंगल मेंशन कर देते हैं। इस वेव के एंगल मैं लिख देता हूँ, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 0,
और यहाँ पर आप सबको पता है कि यहाँ पर इसकी एंगल जो होता है वो π/2, यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है इसका पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3π/2, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2π की। अब हम इसके साथ लिखते हैं सेकंड वेव जो कि लीड करेगी। तो उसके लिए आपने थोड़ा से मार्क करना है इसको, और ये जो डॉटेड लाइनें 2 लगाई हुई हैं ये थोड़ी सी आपको हेल्प करेंगी। 2 डॉटेड लाइनें आपने और लगानी है। वो कौन सी लगानी है आपने? एक डॉटेड लाइन आप लगा दें इसके नीचे, इसी लेवल पे रखें आप इसको, पीक वैल्यू के से ज़्यादा ना हो इसकी वैल्यू, ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू आप लगा दें यहाँ पर। ये दोनों डॉटेड लाइन जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगी। अब वेव 2 लीड कैसे करेगी? इसको स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पीक वैल्यू से, पीक वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे इसको, और ये हमारे पास इसका ग्राफ बिल्कुल फ्री हैंड आपने बनाना है इस तरीके से। अब ये हमारे पास वेव आ गई सेकंड वेव, ये हमारे पास वेव 2 है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि इस वेव 2 का जो फेज़ है उसकी वेरिएशन कैसे हो रही है। इसके एंगल हम रखेंगे नीचे। अब इसको मैं लिखता हूँ ब्लू मार्कर के साथ। यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है π/2। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू जाती है 0। कहाँ पर 0 हुई? पाई वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू अगेन 0 जाती है, और 3π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू अगेन नेगेटिव हो जाती है, और फिर 2π के ऊपर इसकी वैल्यू अगेन 0 जाती है, और फिर इसका नेक्स्ट फेज़ जो आता है वो आता है हमारे पास 5π/2। अब हर पॉइंट के ऊपर आप देखें, ज़रा गौर करें कि हर पॉइंट के ऊपर दोनों के फेजेस को कंपेयर करें। फेज़ 1 0 है, वेव 2 का फेज़ π/2 है, यानी इसका फेज़ π/2 आगे जा रहा है। फिर दूसरे स्टेज के ऊपर आप देखें, इसका फेज़ π/2 है, इसका फेज़ पाई है। कितना डिफरेंस हुआ फेज़ का? π/2। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखें आप, इसका एंगल, इसका फेज़ पाई है, इसका 3π/2, डिफरेंस कितना है? π/2। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि वेव 2 हमेशा आगे चल रही है, फेज़ लीड कर रहा है। इसका कितना लीड कर रहा है फेज़? π/2। तो इसको कंक्लूड हम क्या करेंगे? कंक्लूड हम इसको ये करेंगे कि वेव 2 लीड्स फ्रॉम वेव 1 बाय फेज़ π/2। तो ये हमारे पास सिनेरियो है फेज़ लीड का। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फेज़ लैग क्या है। फेज़ लैग, अब इसमें भी आप स्टैंडर्ड वेव बनाएंगे वेव 1 को और ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेव आ गई, और स्टैंडर्ड वेव में आप रखेंगे उसी वेव को, वेव 1 को। तो ये हमारे पास कौन सी वेव है? ये हमारे पास है वेव 1। इसके फेजेस आप मेंशन कर दें उसी तरीके से रेड मार्कर के साथ। ये हमारे पास फेज़ यहाँ पर 0, और पीक वैल्यू पे इसका फेज़ कितना होता है? π/2। फिर ये नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आ गया पाई, और फिर उससे अगला फेज़ जहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है वो आ जाएगा 3π/2, और 2π पर अगेन ये इसका साइकिल मुकम्मल हो गया, और फेज़ इसका 2π। अब दूसरी जो वेव आप बनाएंगे वो लैग करेगी, यानी ये इसके पीछे रहेगी। अब इसको आपने भी अंडरस्टैंड करना है कि इसको आप कैसे मेंशन करेंगे। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप डॉटेड लाइंस का अगेन सहारा लेंगे। एक डॉटेड लाइन और बनाएं, इसकी वैल्यू यहाँ इसकी पीक के बराबर रखना है आपने। दूसरा आप लगाएंगे इस तरफ। ये आपको वेव ड्रॉ करने में हेल्प करती है डॉटेड लाइंस। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब चूँकि ये लैग करनी है तो ये स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट होगी, फ्री हैंड आपने जाना है इसको। ये इस तरह, इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। अब इसके एंगल जो है वो आप लिख लें नीचे। पहले एंगल को अभी मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ पर इसका एंगल जो है वो बनेगा 0। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा π/2। ये हमारे पास है 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास π/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई,
और यहाँ पर आएगा हमारे पास 3π/2। अच्छा, अब यहाँ भी देखें आप कि वेव, ये हमारी कौन सी वेव है, ये हमारी है वेव 2, ये वेव 2 हमारे पास। तो अब इसके फेजेस मैंने मेंशन कर दिए। ये देखें वेव 1 का एंगल कितना है, फेज़ कितना है, π/2, इसका है 0। तो इसका मतलब ये इसका फेज़ जो है वो पीछे चल रहा है, इसका फेज़ आगे चल रहा है। स्टैंडर्ड वो जो हमारे पास वेव का कंपैरिजन आपने करना है कि जो दूसरी वेव है उसके कंपैरिजन पीछे है। कितना पीछे है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, π/2 का फ़र्क है, ये पीछे चल रही है। उसके बाद इसकी वैल्यू वेव 1 की पाई है फेज़ की और इसकी π/2 है। तो डिफरेंस कितना है अगेन, तो वेव 2 जो है वो पीछे चल रही है अगेन π/2। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू है 3π/2 और वेव 2 है हमारे पास पाई। तो कितना पीछे जा रही है, कितना लैग कर रही है, π/2। और नेक्स्ट स्टेज पे देखें ये वैल्यू हमारे पास जो वेव 2 की है वो है 3π/2 और वेव 1 की जो फेज़ है वो हमारे पास आ रहा है 2π। तो यहाँ पर भी लैग कर। अब पहले पॉइंट पे वापस आ जाए। देखें जब एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा साइकिल रिपीट करता है, यानी उसकी वैल्यू आप दोबारा 0 से स्टार्ट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो वैल्यू 0 आ रही है तो इट मीन्स इसका मतलब ये वैल्यू कंप्लीट हो गई, 2π भी हो गई यहाँ पर। तो उसको मेंशन करने के लिए हम फिर क्या करते हैं कि इसके नीचे वाला जो फेज़ लिखेंगे वो लिखेंगे 3π/2। अब ये 2π या 0 एक ही बात है, चूँकि स्टैंडर्ड वेव को हम डिस्कस कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड वेव को हमने हर हाल में 0 से ही शो करना है। मगर ज़हन में ये बात रखें कि इसका मतलब यहाँ पर एक साइकिल पूरा हो चुका है, हो सकता है इससे पीछे वेव की कंटिन्यूटी हो चल रही हो। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 0 भी हो सकती है और 2π भी। उसके मुकाबले में इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इसकी कंटिन्यूटी बनाएं आगे तो देखिए हम कहते हैं कि इस तरीके से फिर हमारे पास ये वैल्यू 0 आएगी। कहाँ पर आएगी, 3π/2 पे। और 3π/2 के बाद फिर इसका मतलब ये यहाँ पर जाके क्या बनेगी, 2π, और 2π या 0। तो उसको समझने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से 2π काट देते हैं, 0 रहने देते हैं, और यहाँ से भी 2π काट देते हैं और 0 रहने देते हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये 0 और ये 3π/2। तो ये पहली वैल्यू इसलिए मैंने शुरू में डिस्कस नहीं की थी क्योंकि इससे थोड़ा कंसेप्ट बच्चों का ख़राब हो जाता है। तो इसको बाद में समझना ज़रूरी है, फिर आपको बात पूरी समझ आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।